हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पहले ही एक स्लाइड बना के दे दिया है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और आज हम बुक से पढ़ रहे हैं, तो पूरा स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है वही सेम चीज़ें हैं, कुछ डिटेल में मैंने यूट्यूब में बता दी थी वीडियो बना के, लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? मेटल फॉर्मिंग can be defined as a process in which the desired size and shape are obtained through the deformation of metals plastically under the action of externally applied forces. फिर फीचर्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग क्या है? सबसे नंबर 1 में आता है द स्ट्रेसेस इंक्लूड आर ग्रेटर दैन द यील्ड स्ट्रेंथ बट लेस दैन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ of the material. If the plastic deformation is carried out at high temperature, new grains start growing at the location of internal stresses caused in the metal by slip or twin deformation. The process of formation of new grains is known as recrystallization, and the temperature at which this process is completed is known as recrystallization temperature. तो इसको हम लोग साथ साथ क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्लास्टिक जो क्या कैरिड आउट करती है हाई टेम्परेचर, न्यू ग्रेन बनाती है। किसके लिए? इंटरनल स्ट्रेस के लिए। और किस वजह से होता है ये? स्लिप और ट्विन डिफॉर्मेशन की वजह से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स इज नोन है, जो नए ग्रेन्स होते हैं इस प्रोसेस में, उसको हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस कम्प्लीटेड इज नोन एज, जो इसका टेम्परेचर उस प्रोसेस में आता है, कंप्लीट करता है सारी चीज़ों को, तो उसको हमें वो कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट में आते हैं, तो क्या है? द मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कई तरीके की चीज़ों को करने में काम आता है मैकेनिकल, तो उसके पॉइंट पढ़ लेंगे हम। टू रिड्यूस द ओरिजिनल ब्लॉक और इन गॉट इनटू डिजायर शेप, रिफाइन ग्रेन साइज को करने में, उसमें क्लियरेंस लाने में। थर्ड पॉइंट है द मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो मेटल है वो मैकेनिकल वर्क में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रिड्यूस द ओरिजिनल ब्लॉक, ओरिजिनल ब्लॉक को रिड्यूस यानी कम करने में काम आता है, और इनगॉट इनटू डिज़ायर शेप में, जैसा शेप चाहिए हो। टू रिफाइन ग्रेन साइज को क्लियर करने में, उसकी खामियां जो भी उसको हटाने के लिए, और एकदम कम्प्लीटली अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए। टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस, कंट्रोल किसको करता है? डायरेक्शन को। किसके लिए? फ्लो लाइंस के लिए, कि वो अच्छे से काम करे। मेन पर्पस ये है मैकेनिकल का इसमें कि ये अच्छे से रिड्यूस ओरिजिनल ब्लॉक करे, रिफाइन ग्रेन साइज रहे, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस रहे। डिफॉर्मेशन प्रोसेस में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। डिफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? दो तरीके से बटा हुआ है ग्रुप्स में, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के तरीके से। साइज एंड शेप ऑफ द वर्क पीस एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, डिफॉर्मेशन प्रोसेस में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ये तो समझ में आ गया। फिर किस में है? टेम्परेचर में, साइज में भी है, शेप में भी है, ऑफ द वर्क पीस एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए। बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफॉर्मेशन प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज कोल्ड एंड हॉट वर्किंग। टेम्परेचर से अगर हम इसका कंपेयर करें तो ये किस में डिफॉर्मेशन हो रहा है? प्रोसेस, डिफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है दो तरीके की वर्किंग में, कोल्ड और हॉट, दो तरह की वर्किंग है, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये कैसे ऑपरेशन हो रहा है? डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर क्लासिफाइड इज प्राइमरली, एज प्राइमरली वर्क करेगा इसमें, और एक सेकेंडरी वर्क करेगा। तो प्राइमरली में क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे फोर्जिंग, रोलिंग एंड एक्सट्रूजन है। और सेकेंडरी वर्किंग में आता है एग्जाम्पल में प्रोसेसिंग ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज बोल्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स एंड वायर। ये जो काम शीट मेटल को बनाने में होता है, और बोल्ट्स, नट वगैरह के लिए वायर जो तार होते हैं उनमें, ये सेकेंडरी हमारा वर्किंग प्रोसेस है। बेस्ड ऑन साइज एंड शेप ऑफ वर्क पीस, अगर हम शेप और साइज पे काम कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर क्लासिफाइड एज बल्क डिफॉर्मेशन और शीट फॉर्मिंग। तो ये क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन प्रोसेस अगर हम शेप और साइज में काम कर रहे हैं तो बल्क डिफॉर्मेशन कहलाएगा या शीट फॉर्मिंग कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ लिया हमने। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन डायमेंशंस और फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। किसके एक्शन से होता है? अप्लाइड फोर्स के। डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन डायमेंशन और फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स।
Deformation is caused either by mechanical action of external forces or by various physical and physiochemical process होता है मैकेनिकल में. किसके लिए? मैकेनिकल एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और बाय वेरियस, इन दो की वजह से जो हमारा डिफॉर्मेशन प्रोसेस है वो चलता है. डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज. डिफॉर्मेशन इज caused either the mechanical action of external forces or by various physical and psychochemical process. तो इसमें 3 तरीके के डिफॉर्मेशन आ जाते हैं. सबसे पहले नंबर पे है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और तीसरा है फ्रैक्चर. इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन विच completely disappears as soon as the action of external forces cases. When the stresses exceed the elastic limit, then plastic deformation start. जब स्ट्रेस क्या होगा, इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ displacements of the atoms within the grains and causes permanent changes in the shape of the specimen. The time dependent part of the permanent deformation is called creep. The time dependent पार्ट ऑफ द परमानेंट, जो परमानेंट समय के साथ खराब हो रही चीज़ है, डिफॉर्मेशन हो रहा है जिस चीज़ का, उसको हम क्या कहने, वो क्या कहलाएगा, क्रिप कहलाएगा. द टाइम डिपेंड पार्ट ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रिप. फुली रिकवरेबल बट टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन. अब इसमें क्या बोल रहा है, फुली रिकवरेबल बट टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इन elastic deformation. However, in viscoelastic material like polymers, the recoverable and time dependent permanent deformations occur together. The plastic deformation of metal may occur into following ways. 4 तरीके के होते हैं: by slip, by formation of twins, deviation from regular position of atoms, breakdown of structure. तो ये हमारी सारी चीज़ें थी डिफॉर्मेशन के बारे में. अब इसी में हमारा आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. क्या क्या फैक्टर है जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है टाइप ऑफ स्ट्रेस एग्रीमेंट. अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है ये. टाइप ऑफ स्ट्रेस एग्रीमेंट फॉर इक्वल स्ट्रेसेस एंड नो कैविटीज ऑफ इंटरनल फ्लोज इन द मेटल shear due to plastic deformation and twinning is theoretically impossible due to impossibilities of slip and shear. Non-uniform triaxial comparison is employed for forward and backward extrusion, piercing in closed dies, upsetting, rolling thin sheet and large bar, seizing sections by rolling and die forcing. Non-uniform plane comparison is most favorable. Plastic deformation, plane tension is least favorable. तो ये टाइप थे एग्रीमेंट के स्ट्रेस के. तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्या काम कर रहा है, ट्राइएक्सल से कंपेयर कर रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन पे काम कर रहा है, पियर्सिंग इन क्लोज डाइज में काम हो रही है, अपसेटिंग में, रोलिंग थिक सीट एंड लार्ज बार, सीजिंग सेक्शन बाय रोलिंग एंड डाई फोर्सिंग. नॉन यूनिफॉर्म में क्या काम होता है, साथ साथ में प्लेन कंपेरिजन मोस्ट फेवरेबल फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए होता है, कंपेरिजन के लिए. प्लेन टेंशन इज लीस्ट फेवरेबल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में प्लेन कंपेरिजन का मोस्ट काम है ज़्यादातर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, और प्लेन टेंशन क्या है, लीस्ट फेवरेबल है. फिर सेकंड नंबर में आता है डिफॉर्मेशन टेम्परेचर. The tensile and yield stress curve practically run together at temperatures approaching the melting point of the material. The metal strength decreases as the temperature is increased. Metal plastically is greatest in the range between the recrystallization's temperature and the melting point. Rate of deformation or strain rate क्या है, relatively deformation in a unit of time is called rate deformation. That is क्या है, ईटा स्क्वायर टू डी ईटा अपॉन डी टी. तो इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, नीचे फॉर्मूला दिया गया, डेल डी सिग्मा इक्वल्स टू डेल सिग्मा अपॉन डेल टी डी टी प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल ईटा डी ईटा प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल ईटा डी ईटा, जहाँ पे सिग्मा क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस है, टी टेम्परेचर है.
डेल सिग्मा डेल टी क्या है, इज नेगेटिव ड्यूरिंग टेम्परेचर राइज एंड इक्वल 0 फॉर नो चेंज इन टेम्परेचर। सिग्मा 1 है, यील्ड स्ट्रेस एट स्ट्रेन रेट ईटा 1। सिग्मा नॉट है यानी कि 0 इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस एट स्ट्रेन रेट ईटा 0। ए है कोएफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर एट विच डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। फिर आता हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन लीड टू एन इंक्रीज इन दी ओवरऑल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड इंक्रीज टूल वियर। डिफॉर्मेशन स्ट्रेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और साथ में टूल वियर को। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ 4th पॉइंट तक पढ़ लिया है। यील्ड क्राइटेरिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये था हमारा चैप्टर 2 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसे हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, फीचर्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग कवर हो, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कवर हो गया है। और क्या हो गया है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लास्टिक, जिसमें हमारे 4 तरह के पॉइंट, टाइप ऑफ स्ट्रेस एग्रीमेंट, डिफॉर्मेशन, टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन रेट, और साथ में एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का इसका पढ़ेंगे। थैंक यू।